आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। नज़र डालते हैं इस वक्त की ख़ास खबरों पर। पीएम मोदी ने श्रीनगर कटरा रूट पर वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखा। वजीर आजम ने कहा, कश्मीर से कन्याकुमारी रेलवे नेटवर्क हकीकत में तब्दील, ये नए भारत की ताकत का है ऐलान। एक साल पुराना ख्वाब हुआ शर्मिंदा ताबीर। वजीर आजम मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे चनाब पुल और मुल्क के पहले केबल स्टेड रेल ब्रिज का किया इफ्तिताह। जम्मू और श्रीनगर के दरमियान अब राब्ता हुआ आसान। भारतीय मईशत में नमो में इजाफे के लिए आरबीआई ने सूदी शरहों में 50 बेसिस पॉइंट्स किए कम। अब रेपो रेट हुआ 5.5%। EMI में भी कमी मुतवक्के। वक्फ इमलाक के इंतज़ाम और शफाफियत को फ़रोग़ देने के मकसद से उम्मीद पोर्टल का आगाज़। पोर्टल पर मुल्क भर की तमाम वक्फ इमलाक का रजिस्ट्रेशन होगा लाजमी। नीट 5 PG का इम्तहान 3 अगस्त को होगा मुनक़िद। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को दी इजाज़त। रवा बरस इम्तहान 15 जून को होना था। सिक्किम इंतजामिया, NDRF, SDRF और फौज ने मुश्तरका तौर पर बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन दिया अंजाम। इंतजामिया ने शुमाली सिक्किम में शदीद बारिश और लैंड स्लाइडिंग की वजह से फंसे तमाम सयाहों को बाहिफाजत बाहर निकाला। खबरें अब तफसील से। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के कटरा की, जहां पर एक बहुत बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए पीएम ने पाकिस्तान के दहशतगर्द नेटवर्क पर तनकीद की। वजीर आजम ने कहा कि पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान का मकसद मुल्क के इत्तेहाद को तोड़ना और गरीब कश्मीरियों की रोजी रोटी पर हमला करना था। मुल्क ने इस साजिश को नाकाम बना दिया है। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। इसलिए पाकिस्तान ने टूरिस्ट पर हमला किया। वो टूरिज्म जो बीते 4-5 साल में लगातार बढ़ रहा था, हर साल यहां रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट आ रहे थे। जिस टूरिज्म से जम्मू कश्मीर के गरीबों के घर चलते हैं, उसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। पाकिस्तान की साजिश इन सबको तबाह करने की थी। आतंकियों को चुनौती देने वाला नौजवान आदिल, वो भी तो वहां मेहनत मजदूरी करने गया था, लेकिन अपने परिवार की देखरेख कर सके इसलिए मेहनत कर रहा था। आतंकियों ने उस आदिल को भी मार दिया। साथियों, पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के लोग उठ खड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम ने इस बार जो ताकत दिखाई है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर की आतंकवादी मानसिकता को जम्मू कश्मीर के लोगों ने कड़ा संदेश दिया है। वजीर आजम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की शिकस्त का तस्करा किया।
वज़ीर आज़म ने कहा कि भारतीय अफवाज ने पाकिस्तानी दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया। 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। बरसों की मेहनत से उन्होंने आतंक की जो इमारतें बनाई थी वो कुछ ही मिनटों में खंडहर में बदल गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जम्मू कश्मीर की तरक्की के सफ़र को रुकने नहीं दिया जाएगा। पीएम ने कहा कि ये मोदी का वादा है। विकास का जो वातावरण जम्मू कश्मीर में बना था वो पहलगाम के हमले से डिगने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के आप सभी लोगों को और आप सबसे नरेंद्र मोदी का वायदा है। मैं यहां विकास को रुकने नहीं दूंगा। यहां के नौजवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा अगर रुकावट बनती है तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के शहरियों को निशाना बनाने का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत मुतासरीन की मदद के लिए इजाफी मदद फराहम करेगी। जिन लोगों की क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में मृत्यु हुई है उनके परिवार के सदस्य को कुछ दिन पहले ही नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। शेलिंग से प्रभावित 2000 से ज्यादा परिवारों की तकलीफ भी हमारी अपनी तकलीफ है। इन परिवारों को शेलिंग के बाद अपने घर की मरम्मत के लिए आर्थिक मदद दी गई थी। अब केंद्र सरकार ने ये तय किया है कि इस मदद को और बढ़ाया जाए। आज के इस कार्यक्रम में मैं इसकी भी जानकारी आपको देना चाहता हूं। साथियों, जिन घरों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है उन्हें अब 2 लाख रुपए और जो घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए उन्हें 1 लाख रुपए की सहायता अलग से दी जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के दौरे पर दुनिया के बुलंद तरीन रेलवे पुल चनाब पुल के व्यू पॉइंट का दौरा किया। इसके साथ वज़ीर आज़म ने एक नुमाइश का भी दौरा किया जिसमें खित्ते की तरक्की और तरक्याती कामों को दिखाया गया था, जहां उन्होंने USBRL यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट की टीम और उसके मेहनती कारकुनों से बातचीत भी की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चनाब पुल का इफ्तिताह किया और रेल के बुनियादी ढांचे और राब्ते को फ़रोग़ देने के अपने अहद के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अपने दौरे के दौरान पुल के डेक का दौरा किया। दरिया के ऊपर 359 मीटर की बुलंदी पर तामीराती मौजज़ा चनाब रेल पुल दुनिया का सबसे बुलंद रेलवे आर्च पुल है। ये 1315 मीटर तवील स्टील आर्च पुल है जो तमाम ज़लज़ले और हवा के हालात को बर्दाश्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
पुल के बड़े असरात में से एक जम्मू और श्रीनगर के दरमियान राब्ते को बढ़ाना है। इस पुल पर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस कटरा और श्रीनगर के दरमियान सफ़र के वक्त में सिर्फ 3 घंटे की कमी करेगी, जिससे मौजूदा सफ़र के वक्त में 2 से 3 घंटे कमी आ जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अंजी पुल का भी दौरा किया और इफ्तिताह किया। अंजी ब्रिज भारत का पहला केबल स्टेड रेल पुल है जो इस मुश्किल इलाके में कौम की खिदमत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर और पीछे जाने वाली 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें रिहायशियों, सयाहों, यात्रियों और दीगर लोगों के लिए तेज़, आरामदेह और काबिल-एतमाद सफ़र का मुतबादिल फराहम करेंगी। सनअतकार जेपी चौधरी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 11 साल के दौरे इक़्तिदार की तारीफ़ करते हुए कहा है कि गुज़िश्ता एक दहाई में दुनिया में भारत की छवि बहुत बेहतर हुई है। उन्होंने भारतीय सनअतकारों में एक मुख्तलिफ़ किस्म का एतमाद पैदा किया है। जब मुख्तलिफ़ ममालिक के सनअतकार हमसे बात करते हैं तो भारतीय शहरी भी इस एतमाद को महसूस करते हैं। पिछले 11 वर्षों में मोदी जी ने जो किया है वो काफ़ी बेनिफिशियल रहा है सोसाइटी के लिए, देश के लिए और इंडस्ट्री के लिए। हिंदुस्तान की जो इमेज थी, अब आज हम लोग जब बाहर जाते हैं और फॉरेन पार्टी से बात करते हैं तो हम लोगों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है कि वी आर रिप्रेजेंटिंग ए गुड कंट्री। वो पहले नहीं रहता था। पहले तो कई लोग हम लोगों को अवॉइड करते थे कि भाई फॉरेन एक्सचेंज मांगेगा, कोई हेल्प मांगेगा, कोई यो करेगा। बट नाउअडेज वी अर्न ए गुड प्रेस्टीज, वी गेट गुड कोलैबोरेशंस। और मशहूर टैक्स सलाहकार एनपी जैन ने भी पीएम मोदी की तारीफ़ की और कहा कि नया इनकम टैक्स बिल 1961 के पुराने टैक्स कानून की जगह लाया गया। इस कानून से आम लोगों के लिए इनकम टैक्स अदा करना आसान हो जाएगा। नया कानून पुराने टैक्स कानून से ज़्यादा आसान है। टैक्स सलाहकार का मानना है कि ये बिल अवाम के लिए बहुत अहम था और इससे अवाम को फ़ायदा पहुँचा है। इनकम टैक्स बिल 2025 पार्लियामेंट में लाया गया है। निर्मला सीतारामन जी ने उसको पेश किया है, लेकिन अभी पास नहीं हुआ है। वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के डिस्कशन के लिए और विचार करने के लिए भेजा गया है। वो हमको उम्मीद है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग होके जल्दी आ जाएगा। जो अभी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जिस ढंग की व्यवस्था है उसकी तुलना में वो प्रोविजो एक्सप्लेनेशन हटा दिए गए हैं। तो ये क्या है कि लोगों को एक बार 1-2 साल में हम लोग कस्टम हो जाएंगे, टैक्स कंसल्टेंट भी, करदाता भी। तो ये क्या है कि देखिए ऑलरेडी 61 से आज 2025 आ गया, 64 साल हो गया। तो परिवर्तन अच्छे के लिए नया परिवर्तन लाना जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म के 11 साल मुकम्मल होने पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ आशीष कुमार चौहान ने पीएम की तारीफ़ की और कहा कि अब भारत 14वें नंबर से चौथी सबसे बड़ी मईशत बन गया है। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में सरमायाकारों की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है, जिसमें ख़वातीन की शमूलियत में भी इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब नए कारोबारी अफराद भी आगे आ रहे हैं। India has also now become the 4th largest economy from 14th. It goes to a great length to tell you that the economic resurgence that has happened, the infrastructure that has been created, the newer industries that have come, but more importantly, the number of investors have gone up from around less than 1.67 crore to now around 11.5 crore, out of which 8 crore and 8.5 crore households, 25% women, are now participating into the nation building by way of investing directly to the stock markets. And entrepreneurs of the country have come forward, created newer companies, unheard of industries have now come up. और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। रिजर्व बैंक ने एक बार फिर रेपो रेट में कटौती का ऐलान करते हुए राहत भी दी है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कमी की गई है, जिसकी वजह से रेपो रेट 50.50% हो गया है। Recommended by the MPC is for 50 basis points to 5.5%. This is with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility rate
which is the STF rate, shall stand adjusted to 5.25%. And the marginal standing facility MSF rate and the bank rate shall stand adjusted to 5.75%. आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि मौजूदा माली साल में हकीकी जीडीपी की शरह नमू 6.5% रहने का तखमीना है। पहली सहमाही में 6.5%, दूसरी सहमाही में 6.7%, तीसरी सहमाही में 6.6% और चौथी सहमाही में 6.3% होने का तखमीना लगाया गया है। Real GDP growth rate for this year 25-26 is projected at 6.5%. We continue with our earlier forecast, with Q1 at 6.5, Q2 at 6.7, Q3 at 6.6, and Q4 at 6.3%. आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारतीय मईशत बहुत तेज़ रफ्तारी से तरक्की की राह पर गामज़न है। मुल्क में ज़रूरी शोबे की हालत बदस्तूर मुस्तहकम है। Real growth in 24-25 last year at 6.5%. During 25-26 so far, domestic economic activity has exhibited resilience. Agriculture sector remains strong with a very good harvest in both the Kharif as well as Rabi cropping seasons. The supply of major food crops is comfortable. The reservoir levels remain healthy. The highest procurement of wheat in the last 4 years provides a comforting stock position. और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने दिल्ली में वस्त एशियाई नुमाइंदों के साथ चौथे हिंद वस्ती एशिया डायलॉग का आगाज़ किया। इजलास में कज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मुरद नॉर्थिलियो, ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सिराजुद्दीन मेहरुद्दीन, तुर्कमेनिस्तान के वज़ीर ख़ारजा राशिद मिर्दोव, किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ज़ैनबेक कलोबायफ और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सैयदोव शरीक हैं। इस मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा वस्ती एशियाई ममालिक के दरमियान ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख़्याल करेंगे। इनमें तिजारत, रवाबित, टेक्नोलॉजी और तरक्याती ताउन पर ख़ास तौर से तवज्जो दी जाएगी। मीटिंग से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि मैं इस बात की तारीफ़ करता हूँ कि आपके ममालिक भारत के साथ शाना बशाना खड़े हैं और अप्रैल में पहलगाम में हुए वहशियाना दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हैं। भारत वस्ती एशिया के साथ अपने 1000 साल कदीम तहजीबी और सकाफती ताल्लुकात को दिल की गहराइयों से एहतराम करता है। I appreciate that your country stood by India and condemned the heinous terrorist attack that took place in April in Pahalgam. India deeply cherishes its millennia-old civilizational and cultural ties with Central Asia. These age-old bonds, forged through trade, exchange of ideas, and people-to-people contacts, have strengthened over time, evolving into a partnership which is defined by shared aspirations, shared opportunities, and common challenges. अगली खबर सिक्किम से। इंतज़ामिया ने शुमाली सिक्किम में शदीद बारिश और लैंड स्लाइडिंग की वजह से फंसे तमाम सयाहों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया है। शुमाली सिक्किम के लाचिंग और युमथांग जैसे इलाकों में गुज़िश्ता दिन बारिश और लैंड स्लाइडिंग की वजह से सूरत हाल संगीन हो गई थी, जिसकी वजह से सैकड़ों सयाह वहां पर फंसे हुए थे। सिक्किम इंतज़ामिया, NDRF, SDRF और फ़ौज ने मिलकर वसी तर पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया। मुश्किल मौसम और नाकाबिले रसाई इलाकों के बावजूद सयाहों को हेलीकॉप्टरों, सड़कों और पैदल रास्तों के ज़रिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। इस कड़ी में आज वहां फंसे मज़ीद 65 सयाहों को बचाया गया और आर्मी हेलीकॉप्टरों के ज़रिए पाक्योंग एयरपोर्ट लाया गया। इंतज़ामिया का कहना है कि फंसे हुए तकरीबन तमाम सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। अगर वहां पर किसी के होने की खबर है तो हमारी टीम रेस्क्यू के लिए हर वक्त तैयार है। और 15 जून को होने वाला नीट पीजी इम्तिहान अब 3 अगस्त 2025 को होगा। नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने इस इम्तिहान की तारीख में तौसी का मुतालबा करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। NBE ने कहा है कि तकरीबन 2.5 लाख तलबा इम्तिहान में शरीक हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने 30 मई को 2 के बजाय 1 शिफ्ट में इम्तिहान लेने का हुक्म दिया है।
इसके पेश नज़र हमें एक शिफ्ट में इम्तहान के इनेकाद के लिए मज़ीद 450 मराकज़ की ज़रूरत होगी। इसके साथ साथ सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी के मुनासिब इंतज़ाम करने और तलबा को दोबारा से सेंटर का इंतखाब करने के लिए मज़ीद वक्त दरकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने NBE के मुतालबे को मंजूर करते हुए 3 अगस्त को इम्तहान लेने की इजाज़त दे दी और अदालत ने वाज़ेह किया कि इस डेडलाइन में मज़ीद तोसी नहीं की जाएगी। दुनिया के 171 मुल्कों से सऊदी अरब पहुँचे लाखों हज्जाज कराम ने आज सालाना हज के दौरान मक्के की अजीमुशान मस्जिद में ईद उल अधा की नमाज अदा की। हज हर साल मुनक़िद होता है। तमाम फ़र्ज़िंदान तौहीद नमाज अदा करने के लिए मक्का जाते हैं, जहाँ पर आज से 1400 साल कबल पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनासिक हज अदा किए थे। लाखों हज्जाज कराम जुमेरात को हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा अदा करने के बाद ग़ुरूब आफ्ताब के साथ ही मुज़दलिफ़ा पहुँचना शुरू हो गए थे, जहाँ उन्होंने रमी जमरात यानी शैतान को कंकरियाँ मारने की रस्म अदा की थी। और दिल्ली हुकूमत ने जानवरों की बहबूद और अवामी हिफ़्ज़ान सेहत को बरकरार रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। हुकूमत ने ईद उल अज़हा के हवाले से खुसूसी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें गायें, बछड़े, ऊँट और दीगर ममनुआ जानवरों के गैर कानूनी तौर पर ज़िबाह और क़ुरबानी के ख़िलाफ़ सख्त हिदायत दी गई हैं। कहा जाता है कि अगर कोई इन जानवरों की क़ुरबानी करेगा तो उसे जुर्म समझा जाएगा। मज़ीद बरा हुकूमत ने कहा है कि पहले से नामज़द मज़हब खानों के अलावा कहीं भी किसी भी जानवर की क़ुरबानी गैर कानूनी है। इसके अलावा क़ुरबानी की तस्वीर या वीडियोज़ लेने और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। दिल्ली के वज़ीर कपिल मिश्रा ने हुकूमत के मौक़िफ़ पर रोशनी डालते हुए कहा कि दिल्ली हुकूमत हमारे सक़ाफ़ती और माहौलियाती विरसे की हिफाजत के लिए पाबंद अहद है। इसमें जानवरों की फ़लाह व बहबूद एक लाज़मी हिस्सा है। हुकूमत ने क़वाइद की खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है। दिल्ली हुकूमत की जानिब से बकरीद के दौरान कानूनी और साफ़ सुथरे तरीक़ों को यकीनी बनाने के लिए सख्त हिदायत जारी की हैं। अक़लियती उमूर के मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू और अक़लियती उमूर के वज़ीर मुमलिकत जॉर्ज कुरिन ने आज उम्मीद पोर्टल का आगाज़ किया है। मुल्क भर में वक्फ़ इमलाक को उम्मीद पोर्टल के ज़रिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके तहत अब तमाम वक्फ़ इमलाक का 6 माह के अंदर इंदराज कराना होगा। काबिल ज़िक्र है कि उम्मीद पोर्टल का मकसद वक्फ़ इमलाक के बेहतर इंतज़ाम और शफ़ाफ़ियत को फ़रोग़ देना है। इसकी तस्दीक मोबाइल और ईमेल ID के ज़रिए की जाएगी। जायदाद की तस्दीक 3 सतहों पर की जाएगी। हर वक्फ़ को 17 हिस्सों की शनाख्त दी जाएगी। इसके साथ ही एक मरकज़ी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा और इसे IT एक्ट की दफ़ात के तहत चलाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए 3 ज़ुमरे होंगे: मेकर, चेकर, अप्रूवर। अब मेकर वक्फ़ इमलाक का मुतवल्ली होगा, जबकि चेकर ज़िला सतह का ऑफिसर होगा, जिसे वक्फ़ बोर्ड इख्तियारात देगा। जायदाद की तस्दीक की मंजूरी CEO या बोर्ड के ज़रिए ऑफिसर के ज़रिए दी जाएगी। उम्मीद पोर्टल का पूरा नाम है यूनिफाइड वक्फ़ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। वहीं वक्फ़ इमलाक से हासिल होने वाले माशी फ़वाइद का बुनियादी मकसद मुस्लिम ख़वातीन, बच्चों और कमज़ोर तबक़ात की मदद करना है। ये पोर्टल हाल ही में मंजूर शुदा वक्फ़ तरमीमी एक्ट 2025 के तहत शुरू किया जा रहा है। इस बिल को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने पास किया है। वक्फ़ पोर्टल उम्मीद लॉन्च किया जा चुका है और आइए अब नज़र डालते हैं दीगर खबरों पर। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का पहला सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस आज शुरू हो गया है। ये डिजिटल तरीके से सारे वक्फ प्रॉपर्टीज़ का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, जिसके चलते कोई दुरुपयोग ना कर सके, कोई उसको छुपा ना रख सके, ना इसको किसी तरीके से गुमराह कर सके। पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से ये काम करेगा। इसमें एफिशिएंसी बहुत बड़ा एक्ट का ऑब्जेक्टिव रहा है और एम्पावरमेंट, ये जो गरीब मुसलमानों में बच्चे हैं, महिला है,
यतीम है और जो डिवोर्सी है, विडोअर है, इनके लिए सबसे बड़ा काम आने वाला है। गैर मुल्की खबरों में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के सरबराह एलन मस्क के दरमियान तनाज़ा रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ने धमकी दी है कि वो एलन मस्क की स्पेस एक्स और स्टारलिंक जैसी कंपनियों के सरकारी मुआहदे ख़त्म कर देंगे। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। मुख्तलिफ बीमारियों के